एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी की सीरीज़। बेसिकली ये सीरीज़ भी रहेगी और साथ के साथ ही हम लोग जो है वो आपके रिवीजन करेंगे। जितना भी आज साइकोलॉजी के टॉपिक हमने कवर अप किए तो उनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। इस सीरीज़ के अंदर भले ही इस सीरीज़ के अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे वो ईजी रहेंगे, लेकिन साथ के साथ जो मैं कंसेप्ट बताती जाऊँगी तो उसके लिए आपने शुरू से ही पेपर और पेन लेके बैठना, ताकि आप वो साथ के साथ नोट डाउन भी करते जाएं, ठीक है। बाकी एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, 11 को जो है वो एक मेरा हो सकता है लाइव सेशन भी रहे और एक डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ साइकोलॉजी के क्वेश्चन लेके आऊँगी, ताकि आपका जो लेवल है वो पता चल सके कितनी आपकी प्रिपरेशंस हुई है, किस लेवल तक आपके जो क्वेश्चन आएंगे एचपी टेट में उनको आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके डाउट भी हैं रिगार्डिंग किसी टॉपिक को तो वह आप मेरे को 11 को पूछ सकते हैं। अगर उससे पहले आप पूछना चाहते हैं कि अगर कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं है या फिर उसके रिगार्डिंग आपको इशू है तो आप मुझे जो है वो मेल कर सकते हैं, या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे बेझिझक होकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड स्पेशली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड एंड व्हेन, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आपकी साइकोलॉजी की लैब किसने इस्टेब्लिश की थी और कब की थी, ठीक है। तो वो की थी आपकी विलियन वुडंट ने, ठीक है। विलियन वुडंट ने 1879 में की थी, ठीक है। 1879 में की थी। और इसके साथ कहाँ पे की थी, ये की थी आपकी लिपिजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी के अंदर, ठीक है। लिपिजिंग यूनिवर्सिटी में की थी, कहाँ पे, जर्मनी के अंदर। और इसके साथ जो आपके फादर है इंडियन मॉडर्न साइकोलॉजी के, वो है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, ठीक है। ये भी याद रखना है। बाकी जो आपके इनके साथ एक और इंडियन साइंटिस्ट भी थे, उनका नाम गुना मुंडियान था। तो 1916 में जो है वो इन्होंने फर्स्ट जो है वो साइकोलॉजी का एक मतलब इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की एक डिपार्टमेंट बनाया था। वो कब बनाया था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो सेकंड जो बनाया था वो आपका गुना मुंडियान ने बनाया था, वो बनाया था आपका मद्रास यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड साइकोलॉजी हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड, तो वो आपके साइके प्लस लोगस से आया है आपका साइकोलॉजी, ठीक है। और बात करूं कि साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो पिछले कल ही शायद से हमने डिस्कस किया है, वो आपका रोडोल्फ गोल्काई ने जो है वो आपका फर्स्ट टाइम वर्ड साइकोलॉजी यूज़ किया था। अनदर की बात करें कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है अब प्रेजेंट टाइम में, तो साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। और बिहेवियर के अंदर आपको सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर नहीं बल्कि जो भी अपने एनिमल्स या फिर जो भी आपके सराउंडिंग है उन सभी के बिहेवियर को कंसिडर किया जाता है साइकोलॉजी स्टडी के अंदर, ठीक है। बाकी जो ये कहा है कि किसने कहा है कि साइकोलॉजी ऑफ स्टडी है बिहेवियर की, ये कहा है आपकी जोहन वी वॉटसन के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। द क्वेश्चनर वॉज इन्वेंटेड बाय, तो क्वेश्चनर जो है वो आपका फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा इन्वेंटेड किया गया था, ठीक है। इसके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो आपका दिया गया है एल्बर्ट वेंडुरा के द्वारा। द ओल्डेस्ट मेथड जो है वो साइकोलॉजी में वो है आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको क्रॉस सेक्शनल अप्रोच एंड लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच का भी समझना, हालांकि मैं इसको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपको फिर भी समझना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो एक्सपेरिमेंटल जो आपकी मेथड है वो आपका दिया है विलियन वुडंट के द्वारा, ये चीज़ भी याद रखनी है। और द प्रोजेक्ट मेथड जो है वो आपका दिया गया है किलीपैट्रिक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है स्फेलोकॉडल्स मीन, तो स्फेलोकॉडल्स का मतलब होता है डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फीट, ठीक है। तो मतलब हेड से फीट की तरफ डेवलपमेंट जो होती है वो आपकी स्फेलोकॉडल होती है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होती है, प्रॉक्सिमोडिस्टल तो वो होती है सेंट्रल से पेरिफर की तरफ, ठीक है, सेंट्रल टू पेरिफर, वो होती है आपकी प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। बाकी इसमें जो है वो एक नेचर और नर्चर का कंसेप्ट भी रहता है, उसमें भी आप कंफ्यूज होते हैं। तो नेचर जो है वो आपका रहता है हेरिडिटी, ठीक है। और नर्चर जो रहता है वो आपका रहता है इन्वायरमेंट। तो कभी भी नेचर और नर्चर का क्वेश्चन आता है तो आपने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का कंसेप्ट ध्यान में रखना। नेचर मतलब हेरिडिटी, नर्चर मतलब इन्वायरमेंट। नर्चर का मतलब पालन पोषण, तो मतलब पालन पोषण हमें कहाँ से मिल रहा है, इन्वायरमेंट से, ठीक है।
which is the age in which a child laughs less and smile more, therefore it is a learn to control the emotions। तो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है वो हंसता कम है, स्माइल ज़्यादा करता है? जब वो जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहा होता है, वो होता है आपका बेबीहुड। तो इसमें हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, जो है आपका प्री नेटल पीरियड। सबसे पहला आता है प्री नेटल पीरियड, ठीक है। प्री नेटल पीरियड कौन सा होता है? प्रेगनेंसी से लेके बर्थ तक, ठीक है। जब एक वुमेन प्रेगनेंसी अटेन करती है वहाँ से लेके बर्थ तक का पीरियड जो होता है प्री नेटल पीरियड होता है। अगर इसके अंदर पूछा जाए कि प्रेगनेंसी का जो है वो आपका वीक्स कितने होते हैं, तो बेसिकली वो होते हैं 40 वीक्स। मंथ पूछे जाए तो 9 मंथ का पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, ठीक है। अगर पूछा जाए कि हेल्दी बेबी का जो वेट है वो कितना होता है, तो हेल्दी बेबी का जो वेट होता है बेसिकली वो होता है 3175 kg में, और पाउंड में पूछा जाए तो वो होता है आपका 7 पाउंड, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेज जो है वो है आपकी इन्फेंसी पीरियड, ठीक है। इन्फेंसी पीरियड 0 से 2 वर्ष की अवस्था, ठीक है। इसे जो है वो स्टेज ऑफ एडजस्टमेंट भी कहा जाता है, ध्यान में रखना, स्टेज ऑफ एडजस्टमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा जो है बर्थ लेता है और खुद को जो है वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर रहा होता है, ठीक है। और इस स्टेज के अंदर जो है बच्चे मतलब जो बच्चा होता है उसके पास सिर्फ सेंसेस होती है, जिसके थ्रू वो अपने एक्शंस या फिर जिसके थ्रू वो अपने इमोशंस, जो भी उसकी भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त कर सकता है, या फिर सेंसेस के थ्रू ही वो बात कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चाइल्डहुड पीरियड, ठीक है। चाइल्डहुड पीरियड 2 है इसमें, ये है आप बेसिकली 2 से 12 वर्ष की अवस्था। तो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो आपका है 2 से 6 वर्ष की अवस्था। लेटर चाइल्डहुड जो है वो आपका 7 से 12 वर्ष की अवस्था। बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की। तो अर्ली चाइल्डहुड को जो है नोट डाउन करना, अर्ली चाइल्डहुड को जो है वो आपकी प्ले एज, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज और टॉय एज भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि अर्ली चाइल्डहुड क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो है वो क्यूरियस होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग पूछता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो स्टेज में जो है वो फ्रेंड्स फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, मतलब फ्रेंड बनाना वो शुरू करता है, अभी तक सिर्फ शुरू करेगा। और इसके अलावा जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो स्टेज में अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है ये अर्ली चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो ये जो है 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। और इस स्टेज को जो है वो गैंग एज, स्कूल एज, ठीक है, स्मार्ट एज, स्मार्ट स्टेज भी कहा जाता है, डर्टी स्टेज भी कहा जाता है, ट्रबलसम एज स्टेज भी कहा जाता है। और इस स्टेज में जो बच्चा जो है वो ऑब्जर्वेशन बिहेवियर स्टार्ट कर देता है, गैंग्स बनाना शुरू कर देता है, फ्रेंड फॉर्मेशन स्टार्ट करना शुरू कर देता है, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ रहना शुरू कर देता है और एक गैंग फॉर्म कर देता है, ठीक है। जैसे कि गैंग स्टेज गैंग स्टेज जो है वो इस एज स्टेज का नाम है। तो गैंग्स फॉर्मेशन जो है वो शुरू कर देता है। नेक्स्ट है आपका एडोलेसेंस पीरियड, ठीक है। एडोलेसेंस पीरियड जो कि आपका 13 से 21 वर्ष की अवस्था है। इसमें भी लेटर एडोलेसेंस होता है और अर्लियर एडोलेसेंस होता है, ठीक है। अर्लियर जो होता है वो 13 से 16 वर्ष की अवस्था, लेटर जो होता है 17 से 21 वर्ष की अवस्था। तो बेसिकली इसमें जो आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं और जो आपके स्टैनले हॉल है, इन्होंने इस स्टेज को जो है वो स्ट्रेस और स्टॉर्म, मतलब तूफान और स्ट्रेस और स्टॉर्म की अवस्था भी कहा है इन्होंने इस स्टेज को, मतलब तूफान और तनाव की अवस्था कहा है आपके स्टैनले हॉल ने इस स्टेज को, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपकी अडल्टहुड, ठीक है। अडल्टहुड जो आपकी शुरू होती है 21 से 40 वर्ष की अवस्था। बेसिकली इस स्टेज में हम लोग फोकस्ड होते हैं अपनी लाइफ को लेके कि जो गोल है हमें, हम उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो एजेस हैं मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ एडोलेसेंस तक ही क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है, तो आप इतना ही प्रिपेयर करके जाइए। जीन प्याजे थ्योरी, तो जीन प्याजे की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन प्याजे थ्योरी इज ऑल्सो नॉन एज जो है वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है इस थ्योरी को, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जीन प्याजे की थ्योरी। और इसमें इन्होंने जो है वो स्कीमा एसिमुलेशन एकोमोडेशन की बात की हुई है। स्कीमा एसिमुलेशन एकोमोडेशन जो है वो कंसेप्ट मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसमें वहाँ जाके देख सकते हैं। हम इसमें सिर्फ स्टेजेस को जो है वो पढ़ेंगे। तो 4 स्टेजेस की बात की है जीन प्याजे ने। पहली आपकी सेंसरी स्टेज, सेंसरी जो है आपकी 0 से 2 वर्ष की अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है।
तो क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं? फर्स्ट होता है इमिटेट बिहेवियर, बच्चा जो है वो इमिटेट बिहेवियर करेगा, मतलब जैसा दूसरों को करते हुए देखेगा वैसा ही बच्चा खुद भी करेगा, ठीक है। सेंसेस होंगी इसमें, सेंसेस जो होती है वो आपका मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम होती है इस स्टेज में, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगी इस स्टेज में, तो इस स्टेज के एंड तक बच्चे में जो है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब जैसे कि आप शुरू में बच्चों से कुछ चीज़ें छुपाते हैं और आप कहते हैं कि ये चीज़ बिल्ली ले गया, माऊ ले गया, कुछ भी कहते हैं तो बच्चा इस चीज़ को यकीन कर लेता है, ठीक है। लेकिन मतलब 14 या 15 महीने का जब बच्चा होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाएगी कि बच्चा ये सोच, मतलब बच्चे में ये कंसेप्ट होगा कि जो चीज़ मेरे सामने नहीं है बट वो चीज़ स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ की भाव स्टेज जो है वो आपकी ये कंप्लीट होती है। सेकंड स्टेज है आपकी, और जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है उसकी 6 सब स्टेजेस है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, 6 सब स्टेजेस है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। डिटेल से पर देखनी होगी स्टेजेस तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। और क्या इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं? पहला आता है ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा जो होता है वो आपका ईगोसेंट्रिज्म होता है, मतलब बच्चे को लगता है कि जो भी है मतलब उसका पर्सपेक्टिव है वो सही है, बाकी का पर्सपेक्टिव जो है वो सही बिल्कुल भी मतलब गलत है, ठीक है। मतलब खुद को ही वो एक केंद्र मानता है हर चीज़ का, वो होता है ईगोसेंट्रिज्म। इसके अलावा बच्चे की थॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे स्टेज के अंदर, ठीक है। डिसेंट्रेशन का कंसेप्ट जो होगा वो लैक करेगा। डिसेंट्रेशन मतलब बच्चा सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट में सोचेगा, ठीक है। एनिमिज्म की भावना होगी इस स्टेज में। एनिमिज्म की भावना कैसे? मतलब जो भी उसके सराउंडिंग जितने भी वस्तुएं रहेंगी, चाहे वो नजीब हो, बच्चों के लिए वो सारी संजीवी रहेगी, है ना। जो उसके खिलौने होगी उसको लगता है जैसे उसको चोट लगने से मतलब चोट लगती है वैसे उसके खिलौनों को भी लगती है। तो इस तरीके से सिंबॉलिज्म की भावना, मतलब बच्चा जो है वो स्टेज में अपने जो एंड में, इस स्टेज के एंड में बच्चा सिंबल्स के थ्रू अपने जेस्टर्स को या अपनी जो बॉडी मूवमेंट्स है उनको प्रेजेंट करना जो है वो सीख पाता है इस स्टेज के अंदर। बाकी इस स्टेज के अंदर लैक करेगा बच्चा रिवर्सिबिलिटी के कंसेप्ट को। रिवर्सिबिलिटी के कंसेप्ट को मतलब अगर 2 गुना 5 मैं उसको कहूंगी कि 10 होते हैं, अगर मैं बच्चे से पूछूंगी 5 गुना 2 कौन क्या कितने होते हैं, तो बच्चा इस चीज़ को नहीं कर पाएगा, वो होता है लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो बच्चा लैक करेगा इस कंसेप्ट को किसमें? आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। और इसके अलावा लैक ऑफ कंजर्वेशन करेगा, लैक ऑफ कंजर्वेशन का कंसेप्ट। कंजर्वेशन का कंसेप्ट होता है जब बच्चा किसी चीज़ को वॉल्यूम शेप के अकॉर्डिंगली अरेंज करना या फिर जानना शुरू कर देता है, तो इस कंसेप्ट को भी वो लैक करेगा स्टेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि है आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था। तो इस अवस्था के अंदर क्या होगा? बच्चा जो जो उसके सामने चीज़ है उसके लिए वो जो है वो बेसिकली सोच सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे कल्पना करने के लिए कहेंगे, इमेजिनेशन करने के लिए कहेंगे, तो बच्चा इमेजिनेशन नहीं कर पाएगा। मतलब जो उसके सामने नहीं है चीज़ उसके लिए वो लॉजिक नहीं लगा पाएगा, जो उसके मतलब जो उसके सामने नहीं है उसके लिए लॉजिक नहीं लगा पाएगा। जो चीज़ उसके सामने प्रेजेंट है बच्चा उसी के लिए लॉजिक लगा पाएगा। ये है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो इस स्टेज में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि पिछली स्टेज में नहीं होगा। तो अगर मैं 2 गुना 5 बोले बच्चे को 10 बताऊंगी, अगर मैं उनसे पूछूंगी 5 गुना 2 कितने होते हैं, तो वो 10 आंसर कर पाएगा, ठीक है। इस स्टेज के अंदर क्लासिफिकेशन पर कर पाएगा बच्चा। इस स्टेज में जो है वो चीज़ों को उसके वॉल्यूम, शेप, साइज के अकॉर्डिंगली उसको क्या है क्लासीफाई कर सकता है। अगर मैं बच्चे को कहूँगी कि किसी चीज़ को जो है वो छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करो, तो वो भी करके दिखा देगा। अगर बड़े से छोटे की तरफ करूँगी तो वो भी वो करके दिखा देगा, ठीक है। कंजर्वेशन का कंसेप्ट जो है वो इसमें उसका बच्चे का डेवलप हो जाएगा। कंजर्वेशन का कंसेप्ट मतलब कि बच्चा ये चीज़ समझ पाएगा कि जो मतलब किसी चीज़ का वॉल्यूम होता है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ का जो वेट होता है, अगर हम उसको किसी अनदर चीज़ में भी ट्रांसफ़र करेंगे वो तो सेम रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने जो है वो सेम मतलब एक गिलास में दूध लिया है, अगर मैं उस गिलास के दूध को चेंज करके जो है वो कटोरी में डाल देती हूँ, तो बच्चे का ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि उस मतलब दूध को कटोरी में डालने से वो दूध कम नहीं हुआ है बल्कि उतना ही रहा है। तो इस चीज़ का कंसेप्ट जो है बच्चे का इस स्टेज में क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। वो कंजर्वेशन का कंसेप्ट बन चुका होगा। उसे पता है कि उस दूध को भले ही मैं कटोरी में चेंज करूँ लेकिन वो दूध उतना ही रहेगा जितना वो गिलास के अंदर था, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा बच्चा, ठीक है। ये होती है आपकी 11 से अडल्टहुड तक का पीरियड है।
तो मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा, जो उसके सामने नहीं भी है चीज़ उसके लिए वो थिंकिंग कर पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होगा, या फिर इसके स्टेज में जो है वो हाइपोथेसिस डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू कर देगा बच्चा। तो मतलब ये जो है वो बहुत ज़्यादा एक वास्ट स्टेज है आपकी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। नेक्स्ट है अ चाइल्ड इज ओबीडियंट फ्रॉम फियर ऑफ पनिशमेंट विच इज़ द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द कोहलबर्ग। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल लेवल, एक चीज़ याद रखनी है, हाइंस जेल में अगर पूछा जाए तो वो कोहलबर्ग की मतलब जो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी उसके अंदर है हाइंस जेल में। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछा जाए कि लेवल कितने हैं स्टेजेस ऑफ मोरल, जो आपका कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की स्टेज है उसमें स्टेजेस लेवल कितने हैं, तो आपने 3 लेवल्स दिए हैं कोहलबर्ग ने, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अगर स्टेजेस पूछी जाए तो उन्होंने 6 स्टेजेस दिए हैं इन 3 लेवल्स के अंदर, हर एक लेवल के अंदर उन्होंने 2 स्टेज दिए। डिटेल से समझना होगा तो मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से आराम से समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वाइगोस्टी विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड, तो इसका आंसर रहेगा सोसाइटी। ठीक है, तो वाइगोस्टी के अंडर, वाइगोस्टी जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो सोसाइटी से खुद ही अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, सोसाइटी के साथ मतलब तालमेल बिठाने से। तो इन्होंने बेसिकली बात की थी स्कैफोल्डिंग की, MKO की एंड ZPD की। स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प, ठीक है, डिटेल से देखना होगा तो मैं वीडियो लगा दे दूंगी आपको लिंक, वहाँ से आप लोग ज़्यादा डिटेल से समझ पाओगे। होप्सो कि अब तक आपका स्कैफोल्डिंग एंड MKO एंड ZPD का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा इन्होंने प्राइवेट स्पीच, ठीक है, जो आपकी बात की थी 3 टाइप्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं आपके लैब वाइगोस्टी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, सोशल स्पीच क्या होती है, जब बच्चा जो है वो अपने कम्युनिकेशंस को जैसे मतलब जोर से बताता है, मतलब जोर से जब अपनी कम्युनिकेशन जो हम बात कर रहे हैं आपस में, वो आपकी कौन सी सोशल स्पीच है। ठीक है, बात करते हैं प्राइवेट स्पीच की, जब हम इनर टॉक करते हैं, ठीक है, मतलब खुद को जो है वो इनर टॉक करते हैं, वो है आपका प्राइवेट स्पीच। ठीक है, और साइलेंट स्पीच जो है, बेसिकली साइलेंट स्पीच जो होती है वो आपकी इनर टॉक होती है, जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो वो हमारी कौन सी है, साइलेंट स्पीच, हम मन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं प्राइवेट स्पीच की। प्राइवेट स्पीच क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो आपके जीन प्याजे हैं, जीन प्याजे ने इस प्राइवेट स्पीच को जो है वो आपके ईगोसेंट्रिक स्पीच नाम दिया है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, कई बार आपने बच्चों को देखा होगा बच्चे खुद से ही बातें करते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा खुद से ही वो बोलेंगे चिड़िया यहाँ जा रही है, चिड़िया वहाँ, तो वो कौन सी स्पीच है, वो आपकी प्राइवेट स्पीच है। मतलब जो वो अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं, ठीक है, जो वो अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं उनको वो बोल कर ही व्यक्त करते हैं, वो उनकी कौन सी सोच है, प्राइवेट स्पीच है। ठीक है, ध्यान में रखना, वो प्राइवेट स्पीच है, जब वो अपने एक्शंस को जो बोल रहे होते, सोच रहे होते हैं, उसको बोलते भी हैं, वो है आपकी प्राइवेट स्पीच। हु सेड लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग, तो आपके जीन प्याजे जिन्होंने कहा है कि लैंग्वेज जो है वो आपकी डिपेंड करती है थिंकिंग पे। जीन प्याजे ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि लैंग्वेज जो है पहले हमारा जो है वो आपकी थॉट प्रोसेस बनती है, उसके बाद हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है। लेकिन जो आपके लैब वाइगोस्टी है वो उन्होंने कहा था पहले हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है, उसके बाद हमारा थॉट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो एक नॉर्म चॉम्स्की है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारी जो लैंग्वेज होती है उसके लिए ऑलरेडी हमारे मतलब बॉडी के अंदर एक सिस्टम दिया होता है जिसको उन्होंने नाम दिया था लैड। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये दिया था आपका नॉर्म चॉम्स्की के द्वारा, याद रखना, नॉर्म चॉम्स्की के द्वारा लैड दिया गया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय हुम, तो फर्स्ट इंटेलिजेंस दिया था आपका विनेट एंड साइमन ने 1905 में, जिसको कि आगे किया आपका टर्मन ने 1916 में, उन्होंने कंसेप्ट दिया IQ का। ठीक है, IQ फॉर्मूला, IQ इज इक्वल टू MA/CA × 100। ठीक है, इसके साथ EQ होता है एजुकेशन कॉन्सेंट, वो भी होता है MA/CA × 100। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय, तो स्पेयर्समैन ने दी थी, जिसमें उन्होंने G फैक्टर, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर की बात की हुई है। ठीक है, ध्यान रखनी ये चीज़ भी। नेक्स्ट है सैम्पलिंग थ्योरी, तो सैम्पलिंग थ्योरी जो है वो आपकी दी गई है, सैम्पलिंग थ्योरी जो है वो आपकी थॉमसन ने दी है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, सैम्पलिंग थ्योरी जो है वो आपकी थॉमसन ने दी हुई है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो आपकी दी है थर्स्टन ने,
ठीक है। ग्रुप फैक्टर्स थ्योरी ऑफ, डिटेल से देखना होगा तो शायद मैंने ग्रुप फैक्टर थ्योरी का करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके थॉर्नडाइक थे, उन्होंने इंटेलिजेंस को 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में मतलब डिस्क्राइब किया है। पहला सोशल इंटेलिजेंस, देन उसके बाद आपका आता है सोशल, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है। जो आपकी कंक्रीट इंटेलिजेंस है उसको हम लोग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ध्यान रखना। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो आपकी दी गई हॉवर्ड गार्डन के द्वारा, 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात करते हैं आपके हॉवर्ड गार्डनर, ठीक है। विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नॉन एज ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो आपकी स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसमें उन्होंने एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है, ठीक है। कोह ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट इज़ यूज टू मेजर था, तो कोह ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो बेसिकली ये इंटेलिजेंस जो है वो उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस के टेस्ट है विस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। विस्लर स्केल फॉर विस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चाइल्ड, WISC, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है, भाटिया। उसके बाद रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये सारी क्या है, ये आपकी इंटेलिजेंस के टेस्ट है। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ हीरोज एंड डेथ थैनाटोस इंस्टिंक्ट वाज प्रपोज्ड बाय, तो जो लाइफ, जिसके लाइफ जो आपके लाइफ इंस्टिंक्ट होती है उनको हीरोज कहा था, और डेथ इंस्टिंक्ट होती है उनको थैनाटोस कहा था सिगमंड फ्रॉइड ने। लाइफ हीरोज मतलब जैसे कि आपका हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, लव हो गया, ये आपकी लाइफ हीरोज है, मतलब जो हमें जीवन में बढ़ने की तरफ लेके जाती है, लाइफ की तरफ लेके इंस्टिंक्ट लेके जाती है, वो आपकी लाइफ हीरोज लाइफ होगी, जिसको हीरोज कहा था। डेथ इंस्टिंक्ट, जिनको कि उन्होंने थैनाटोस कहा था, वो आती है एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, तो ये आपकी डेथ इंस्टिंक्ट होती है। एक चीज़ याद रखनी है, साइको एनालिसिस के फादर हैं आपके सिगमंड फ्रॉइड, मनोविश्लेषणवाद के जनक है आपके सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड, वन ऑफ विच कंपोनेंट पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर इज ए रिजर्वियर फॉर डिजायर, वट इज इट्स नेम, तो आपका कौन सा है जो आपका रिजर्वियर है डिजायर्स के लिए, तो वो है आपका इड। हालांकि इड, ईगो एंड सुपर ईगो कंसेप्ट में बहुत बार बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। इड क्या होता है, बेसिकली ये प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है, और इसमें हमारी क्या रहती है, ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। 3 पार्ट्स की बात करते थे सिगमंड फ्रॉइड, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ठीक है, पता है आप लोगों को। तो इड जो था वो आपका अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट था, ठीक है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। इसके अंदर हमारी कुछ डिज़ायर्स रहती है, कुछ हमारी इच्छाएं रहती है इड के अंदर, ठीक है। ईगो जो है वो आपका रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो हमारे पास रियलिटी है उस पर वर्क करेगा आपका ईगो, और ईगो जो है वो आपका कॉन्शियस माइंड का पार्ट रहेगा, ठीक है। सुपर ईगो जो आपका मोरालिटी, हमारे नैतिक मूल्यों पे काम करेगा, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आपका बेसिकली कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड के मतलब उसके अंदर ये काम करेगा। अब इड क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, और मैं जो हूँ वो एक शादी में जाती हूँ, शादी में मैं मिठाई देख के मेरा मन करता है मिठाई खाने का, ठीक है। तो जो मिठाई खाने की इच्छा मेरे अंदर जो है वो जागृत हो रही है, वो किसकी वजह से, वो इड की वजह से, क्योंकि वो मेरी डिज़ायर है, ठीक है। अगर मैं फटाफट से जो है वो मिठाई खा लेती हूँ, तो मैं अपने किसको सेटिस्फाइड कर रही हूँ, इड को, ठीक है, इड को सेटिस्फाइड कर रही हूँ। मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, अपनी इड को सेटिस्फाइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुशी मिल रही है, मुझे नहीं फर्क पड़ता उसके बाद जो है मैं बेड पे गिरूंगी या फिर जो मेरे साथ होगा, मैं उस चीज़ को नहीं देख रही हूँ। बस मेरा इड क्या कह रहा है कि हमें मिठाई खानी है, तुम्हें मिठाई खानी है, बस ये आपकी इच्छा है। उसके बाद सुपर ईगो क्या कहेगा, मेरा सुपर ईगो मुझे कह रहा है कि मिठाई खाने से मेरा जो है वो मेरी डायबिटीज़ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मुझे मिठाई नहीं खानी चाहिए, मतलब मुझे मेरे नैतिक मूल्यों की याद दिलाएगा मेरा सुपर ईगो। और ईगो क्या कहेगा, ईगो बेसिकली इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग बनाएगा और बीच का रास्ता निकालेगा कि ठीक है, थोड़ी सी मिठाई खा लेने से मेरा डायबिटिक का लेवल भी मतलब ठीक रहेगा और इड की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ईगो बीच में एक बैलेंस का काम करेगा, इड और सुपर ईगो के बीच में। ऐसे ही आप भी एक इंसिडेंट सोचिए और आप इड ईगो सुपर ईगो को इमेजिन कर सकते हैं। हमारे डेली लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि एक लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा गया था
कि एक भूखा बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से खाना छीन लेता है, तो ये क्या है, ठीक है। उन्होंने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन में, तो वो उसका एड था, ठीक है, जो फटाफट से क्या कर रहा था, ग्रेटिफिकेशंस मांग रहा था, फटाफट से उसको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए थी बस। उसने ये भी नहीं मतलब सोचा कि हो सकता है कि आगे वाला भी भूखा हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका एचपी टेट में पूछा जाएगा। बाकी लेवल अगर हार्डर देखना है तो आप 11 तारीख को जरूर जो मेरा सेक्शन होगा उसको देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन मैं लाने वाली कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। हु डेवलप थीमेटिक एब्सेप्शन टेस्ट, तो बेसिकली जो आपका थीमेटिक एब्सेप्शन टेस्ट है, जो कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, तो वो किसके द्वारा दिया गया था, मुर्रे एंड मॉर्गन के द्वारा, ठीक है। मुर्रे एंड मॉर्गन ने जो है वो आपका पर्सनैलिटी थीमेटिक एब्सेप्शन टेस्ट दिया था। इसके बाद आपका CAT चाइल्ड एब्सेप्शन टेस्ट दिया था आपका लेपोल्ड बेल्टॉक ने, ठीक है, लेपोल्ड बेल्टॉक ने। और शायद से रोसेच इंक ब्लो टेस्ट आप पढ़ चुके हैं। रोसेच इंक ब्लो टेस्ट जो है वो आपका हरमन रोसेच ने दिया था, जिसमें उन्होंने जो है वो 10 कार्ड यूज़ किए थे। तो उसमें जो है वो 5 ब्लैक एंड वाइट थे और 5 जो है वो आपके कलरफुल थे, ठीक है। इसके साथ रोजन PF स्टडी टेस्ट, ठीक है, और मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री जो आपकी दी है हाथवे एंड मैकलिंग ने। और इसके अलावा 16 PF जो आपका है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, ठीक है, ये है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। ये भी आपका यूज होता है किसके लिए, पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए, ठीक है। कैटल ट्रेड थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, तो कैटल ट्रेड थ्योरी बेसिकली किससे एसोसिएटेड है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी से है। RV कैटल इनका पूरा नाम था। इन्होंने ट्रेड थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने 2 टाइप के ट्रेड की बात की थी, सरफेस ट्रेड एंड सॉर्ट स्टेट की, ठीक है। इसके अलावा आपकी थ्योरीज है साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो आपकी सिगमंड फ्रूड के द्वारा दी गई है, ठीक है, वो भी ध्यान में रखनी है आपने, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की है सिगमंड फ्रूड ने। तो वो 4 स्टेजेस थी आपकी, एक थी आपकी एनल स्टेज, ठीक है, दूसरी थी आपकी फैलिक स्टेज एंड एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड लास्ट वन जो थी वो आपकी थी जेनिटल स्टेज, ठीक है। 4 स्टेज इन्होंने दी थी। उसके बाद एरिक्सन ने भी इन्हीं से जो है वो आप एक तरीके से बोल सकते हैं इन्हीं से प्रभावित होकर आपकी साइको सोशल थ्योरी दी थी, जिसको कि न्यू फ्रॉयडियन थ्योरी भी कहा जाता है। प्लीज़ जो एरिक्सन की थ्योरी उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में अच्छे से, क्योंकि हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है उस थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उनमें उन्होंने जो थ्योरीज दी थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस थ्योरी को एक बार चेकआउट जरूर कर लें। चेकआउट इन द सेंस कि आप लोग देख लेना कि किस थ्योरी में क्या चीज़, किस स्टेज में क्या चीज़ है, ठीक है, वो एक बार जरूर पढ़ के जाना आप। लर्निंग इंक्लूड एक्विजिशन एंड रिटेंशन, हु सेड दिस, तो ये कहा था आपका BF स्किनर ने, ठीक है। द फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट वाइल लर्निंग वाज, तो आपके E.L. थॉर्नडाइक थे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज गिवन बाय, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी को और क्या कहते हैं, कनेक्शनिज्म थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी और स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी भी इस थ्योरी को कहा जाता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, थॉर्नडाइक की थ्योरी को क्या कहा जाता है, कनेक्शनिज्म थ्योरी, जो 1913 में इन्होंने जो है वो संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। कनेक्शनिज्म थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी इस थ्योरी को कहा जाता है, जिसके अंदर उन्होंने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था। और इसमें उन्होंने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्टिव। लॉ ऑफ रेडीनेस, इसमें उन्होंने कहा था कि जब तक कोई पर्सन जो है वो लर्निंग के लिए रेडी नहीं होता हम उसे लर्निंग नहीं करवा सकते। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इन्होंने ये कहा था कि बार बार जब हम एक ही काम को रिपीट करते हैं तो उसमें जो हमारी लर्निंग हो जाती है वो परमानेंट हो जाती है। लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, तो इसमें उन्होंने कहा था, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस में इन्होंने कहा था कि अगर कोई लर्निंग से जो हमें नेगेटिव मतलब हमें किसी लर्निंग को करने से हमें अच्छा नहीं लगता है, मतलब हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो हम उस लर्निंग को नहीं करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई जो लॉ मतलब कोई लर्निंग है हमें इफेक्ट कर रही है, पॉजिटिव सेंस में इफेक्ट कर रही है, तभी हम उस लर्निंग को आगे करते हैं और तभी वो लर्निंग परमानेंट हो पाती है। तो ये 3 लॉ इन्होंने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है इनसाइट लर्निंग थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है वो आपके वुल्फगैंग कोहलर ने ही नहीं दी है सिर्फ, ठीक है। 3 साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व थे, मैक्स वर्धीमर, याद रखना है मैक्स वर्धीमर, ठीक है, उसके बाद कुर्फ कोफ्ता और लास्ट में थे आपके वुल्फगैंग कोहलर। तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो आपके मैक्स वर्धीमन ने किया था, मतलब जो आपकी गेसॉल्ट थ्योरी थी उसको स्टार्ट जो किया था। इस थ्योरी को आपके इनसाइट थ्योरी को गेसॉल्ट थ्योरी भी कहते हैं,
GASALT, क्योंकि ये तीनों ही आपके गसॉल्ट वादी थे। गसॉल्ट का मतलब होता है होल लर्निंग, ठीक है, याद रखना, होल लर्निंग जो ये मतलब इनसाइड लर्निंग थ्योरी में भी ये इसी चीज़ को फोकस करते हैं कि जो आपकी होल लर्निंग होती है, मतलब पूरी लर्निंग जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिवफुल होती है कंपैरिजन टू पार्ट्स लर्निंग के, ठीक है। तो मैक्स वर्धमान ने इस सबसे पहले स्टार्टिंग की थी। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट बेस पे प्रूफ किया वो आपके थे वुल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने प्रूफ किया था, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और इन्होंने एक चिंपैंजी लिया था एक्सपेरिमेंट में जिसका नाम क्या था, सुल्तान था। तो कई बार ये नाम भी पूछ लिया जाता, जिसका नाम क्या था, सुल्तान था। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय पैब्लब ने की थी, जिसमें उन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो है वो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स किया था। मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, जैसे कि खाने को देख के हमें हमारे अंदर ऑटोमेटिकली सलाइवा आता है, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया था, कंडीशन कर दिया था डॉग को बेल के माध्यम से। वो बेल बजाते थे, खाना देते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्या देखा, एक टाइम ऐसा आया जब कुत्ता बेल सुनने पे ही क्या कर रहा था, सलाइवा निकाल रहा था। हालांकि उसके सामने खाना नहीं था, फिर भी वो बेल की आवाज़ सुनने से ही क्या कर रहा था, खाना दे मतलब सलाइवा निकाल रहा था। तो उन्होंने क्या प्रूफ कर दिया कि किसी भी तरीके से अगर हमें कंडीशन किया जाता है, हमें बार बार कंडीशन किया जाता है, तो हमारा बिहेवियर में ही वो चीज़ क्या है, आ जाती है आपकी। उसके बाद था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो आपकी VF स्किनर के द्वारा दी गई थी। VF स्किनर ने माउस पे भी किया, इसके अलावा आपके जो पिजन पे थे उन पे भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो जो आपके BF स्किनर थे, इनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखनी ये बात। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, VF स्किनर ने दी थी। द थ्योरी विच इज सिमिलर टू मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज डिराइव थ्योरी है, जो सिमिलर है मैस्लो की थ्योरी थे। तो मैस्लो की थ्योरी को जो है वो ह्यूमनिस्टिक मोटिवेशन थ्योरी भी कहा जाता है, हायरार्की नीड थ्योरी भी कहा जाता है। बेसिकली मैस्लो ने एक पैरामिड बेस्ड थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने फर्स्ट पैरामिड में जो आपके फिजियोलॉजिकल नीड रखी थी, देन उसके बाद उन्होंने रखा था सेफ्टी, देन उसके बाद उन्होंने रखा था लव, उसके बाद रखा था सेल्फ एस्टीम, उसके बाद था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। ये उनके 5 इन्होंने मेन वो रखे थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि जैसे हमें मतलब नीड होती है, मतलब नीड के बेसिस पे ही हम मोटिवेट होते हैं। तो वही चीज़ डिराइव रिडक्शन थ्योरी में क्लार्क हल ने बोला था। तो याद रखना, डिराइव रिडक्शन थ्योरी जो अब आपकी क्लार्क हल ने दी थी, उन्होंने क्या चीज़ कही कि जब तक हमारे अंदर डिराइव होती, मतलब जब हमारी इच्छा होती, तभी हम कोई काम करते हैं। लाइक अगर मुझे प्यास लगी और पानी का गिलास मेरे से बहुत दूर है, ठीक है, तो मैं उस इच्छा से ही मोटिवेटेड होके उस पानी के गिलास को लेके आऊँगी और पीऊँगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इच्छा हो रही है पानी पीने की। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि हमारे अंदर ड्राइव होती है, उसी की वजह से हम लोग मोटिवेटेड होके काम करते हैं। तो वही चीज़ आपके जो मैस्लो थे उन्होंने कही, बस मैस्लो ने पिरामिड बेस्ड थ्योरी दे दी। उन्होंने पिरामिड्स दे दिए कि पहले ये नीड फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद ये होती है, उसके बाद ये। तो दोनों का सेम ही था, एक ने ड्राइव इच्छा और एक ने बोला कि ये नीड होती है तब हम काम करते हैं, ज़रूरत के लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। एक ने इच्छा के बेस पे कहा, एक ने नीड के बेस पे कहा, ठीक है। समेटिव असेसमेंट इज कैरिड आउट। तो समेटिव असेसमेंट जो है वो एंड में होती है आपकी किसी भी कोर्स के। और जो टूल्स होते हैं समेटिव असेसमेंट के, वो होते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके होते हैं टूल्स होते हैं समेटिव असेसमेंट के, जो हम लास्ट में पेपर देते हैं किस वे से दे रहे हैं। उसके बाद आपके सब फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हमारे ड्यूरिंग द कोर्स चलती है, ठीक है। 2 टाइप की असेसमेंट होती है, ड्यूरिंग द कोर्स चलती है, और इसमें ओरल क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, कंजर्वेशन स्किल्स, प्रोजेक्ट्स एंड क्विज एंड ग्रुप स्टडी, ये जो है वो हमारे टूल्स होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के, ठीक है। तो लास्ट में वो क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, 2 कंटेनर होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ जूस बट राहुल थिंक्स दैट टॉलर स्किनर ग्लासेस होल्ड मोर, दिस इज नॉन एज। तो राहुल ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि वो लैक ऑफ कंजर्वेशन है, ठीक है, जिसमें उसमें जो है वो लैक ऑफ कंजर्वेशन है, जो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल का जो है वो एक क्या है, कंसेप्ट है कि प्री कन्वेंशनल लेवल में जो है वो आप क्या करोगे, लैक करोगे किसके कंसेप्ट को, ये वाली व्यवस्था। इसमें क्या करोगे आप, जो आपका कंजर्वेशन का कंसेप्ट है उसको आप लैक करोगे, ठीक है। आपको ये लगेगा कि मतलब जो अगर मतलब मैं उस गिलास को इवन अगर मैं लंबे वाले गिलास के जूस को जो वो चेंज करके कटोरी में डाल देती हूँ, तो राहुल को यही लगेगा जो दूसरा गिलास है उसमें ज़्यादा जूस है, कटोरी में कम है, ठीक है। तो ये है आपका लैक ऑफ कंजर्वेशन की वजह से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, साथ में ही आपके जो मेडिकल का सीरीज चल रहा है उसकी वीडियो भी आ जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ 11 को ज़रूर अपने डाउट के साथ वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत आधे घंटे